ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब लकड़हारे शिव की, जो अपनी पत्नी रेखा के साथ बड़ी मुश्किलों से जीवन गुजार रहा था। वो दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पूंजी इतनी नहीं होती थी कि वो अपनी पत्नी को 2 वक्त सुकून से रोटी खिला सके। एक दिन गांव में कड़कड़ाके की ठंड पड़ी, जिस वजह से शिव की किस्मत ने रुख बदला। शिव, कल से तू काम पर मत आना। क्यों मालिक, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? ठंड बढ़ गई है, मेरा काम ठप पड़ गया है। ऐसे में मैं ज्यादा मजदूर नहीं रख पाऊंगा। तू कोई दूसरा काम देख ले। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई काम नहीं देता है। बड़ी मुश्किल से ये मजदूरी का काम मिला था मुझे। अब ये आखिरी उम्मीद तो मुझसे मत छीनिए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जब ज्यादा मुनाफा ही नहीं हो रहा है तो मैं तुझे मजदूरी कैसे दूं? देख, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुझे कुछ समझा सकूं। अपनी आज की मजदूरी ले ले और कल से आने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर शिव का मालिक उसे मजदूरी दे देता है। फिर शिव उदास चेहरा लिए अपने घर चला जाता है। रेखा, ओ रेखा, प्यास से गला सूख रहा है, जरा पानी लेकर आना। रेखा पानी लेकर आती है। क्या हुआ जी? यूं चेहरे पे उदासी क्यों छाई है? कुछ हुआ है क्या? रेखा के सवालों से शिव की हिम्मत टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। क्या बताऊं रेखा, इस ठंड ने हमारी खुशियां छीन ली, हमें बेसहारा कर दिया। हुआ क्या है? आप रो क्यों रहे हैं? मेरा मजदूरी वाला काम बंद हो गया है। ठंड बढ़ने की वजह से काम में तंगी छा गई है, इसलिए आधे से ज्यादा मजदूर सड़क पर आ गए हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अब हम क्या करेंगे? कैसे घर चलाएंगे? एक तो वैसे ही आपको इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि मुश्किल से घर में अनाज बनता था। अब तो वो उम्मीद भी नहीं बची। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे सब ठीक करूं? आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। रेखा ने शिव को दिलासा दिया। उसकी हिम्मत जोड़ी शिव ने अपने मन में फिर से नई उम्मीद जगाई। अगले दिन से ही शिव ने काम ढूंढना शुरू किया। ऐसे ही दिन बीते, ठंड और कुहासा बढ़ता ही चला गया। दिन ब दिन मौसम बिगड़ता चला जा रहा है। इस ठंड ने तो पूरे गांव में अपने पांव ऐसे पसार लिए मानो जैसे ठंड को हमारे गांव से कोई दुश्मनी हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रेखा। आजकल तो लोगों के छत देखकर लगता है जैसे बर्फ की सफेद चादरें बिछी हो। लोग तो इस जालिम ठंड में काम तक नहीं कर पा रहे हैं। ए जी, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, लोग बीमार पड़ने लगे हैं। मेरी मानो तो आप अपने लिए ऊनी कपड़े ले लो, नहीं तो आपको भी ठंड लग जाएगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है भाग्यवान, मुझे तो कोई ढंग का काम भी नहीं मिल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े ला सकूं। मुझे ठंड नहीं लगती है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ला दीजिए, चूल्हा जलाना है, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। शिव फौरन लकड़ियां लेने जंगल चला जाता है। जंगल में उसे खूब सारी सूखी लकड़ियों का पेड़ मिलता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, यहाँ तो बहुत सारी सूखी लकड़ियां हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, क्यों ना मैं लकड़ियां बेचना शुरू कर दूं? हो सकता है इस काम में मुझे ज्यादा मुनाफा हो। शिव लकड़ियां लेकर अपने घर गया और बड़ी उत्साह से रेखा को अपने नए काम के बारे में बताने लगा। रेखा, मेरे दिमाग में एक नई तरकीब आई है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम तरक्की के मुकाम पर होंगे। आपको इतने दिनों बाद खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कहिए, क्या तरकीब सोची है आपने? मैं सोच रहा हूँ
कि लकड़हारी का काम शुरू कर दूं। ठंड का मौसम है, लोगों को आग जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी ही। इस मौसम में लकड़हारी का काम बहुत जोरों शोरों से चलेगा। ये तो बहुत खूब सोचा आपने। भगवान करे आपका ये नया काम दिन दुगनी रात चौगुना मुनाफा कमाए। दोनों ने नए सपने सजाए। गरीब के घर उम्मीद की नई किरण जगी। रात होते ही दोनों कड़कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों से बर्फीले बिस्तरों पे सो गए। अगली सुबह होते ही शिव लकड़ियां बेचने बाजार चला गया। तभी शिव का धनी पड़ोसी भीमा, जिसकी लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार था, वो वहां आकर शिव को ताने देने लगता है। तूने लकड़ियों का काम कब से शुरू कर दिया? तू तो मजदूरी करता था ना? हाँ भाई, पर अब मैंने लकड़हारी शुरू की है। प्रार्थना करना कि मेरा एक काम अच्छा चले। प्रार्थना, वो भी तेरे लिए। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो तुझ जैसे अभागे गरीब के लिए भगवान को परेशान करूं। तू चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इस बाजार में केवल मेरी लकड़ियां ही बिकती है। एक पड़ोसी होकर मन में पड़ोसियों के प्रति इतनी घृणा सही नहीं है। कहीं तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले ना डूबे। तेरी ये जुर्रत, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। चल, तुझे एक मौका देता हूं, अपनी किस्मत आजमा ले। तेरी एक भी लकड़ियां बिकी तो मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। मुझे जमीन जायदाद का मोह नहीं है, मैं तो बस मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। सुबह से शाम होती है, पर शिव की दुकान के आसपास भी कोई ग्राहक नहीं भटकता है। पूरे दिन में उसकी एक लकड़ियां नहीं बिकती। उसकी ऐसी हालत देखकर भीमा हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ बस भीमा का राज है। नहीं बिकी ना तेरी लकड़ियां। जरा देख खुद को, गांव में ठंड और कुहासे ने बसेरा किया हुआ है, पर फिर भी तू इन फटे पुराने कपड़ों में गुजरा कर रहा है। तेरी तो एक चादर तक खरीदने की औकात नहीं है। बड़ा आया मुझसे मुकाबला करने वाला। शिव का मजाक उड़ाकर भीमा वहां से चला जाता है। फिर शिव निराश होकर सारी लकड़ियां वापस लेकर घर जाता है। ये क्या, आप तो सारी लकड़ियां वैसे की वैसे ही लेकर आ गए? आज बाजार बंद था क्या? बाजार नहीं, हमारी किस्मत का ताला बंद। रेखा, मैंने बहुत कोशिश की पर एक भी लकड़ी नहीं बिकी। ऐसा क्यों भला? लोगों को आग जलाने के लिए, इस जालिम ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत तो सबको है, पर बाजार में उस भीमा की छलती है। सब डर के मारे उससे ही लकड़ियों की खरीदारी करते हैं। मजाल है कि कोई भी व्यक्ति उसके अलावा कहीं और से एक तिनका भी ले ले। ये तो अन्याय है, सरासर नाइंसाफी है ये। आखिर दूसरे व्यापारियों को भी अपना धंधा जमाने का मौका मिलना चाहिए। वो घमंडी भीमा खुद को समझता क्या है? चलिए मैं उससे बात करती हूँ। रहने दो भाग्यवान, हम गरीबों को हक की बातें करने की इजाजत नहीं है। जिंदगी तो भीमा से धनी लोग जीते हैं, हम जैसे साधारण लोग तो बस जिंदगी गुजार रहे हैं। आप हौसला रखिए, आज लकड़ियां नहीं बिकी तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगी। शिव निस्वार्थ भाव से हर रोज लकड़ियां काटकर बाजार निकल जाता है, पर उसके हाथ नाकामयाबी ही लगती है। हर दिन ठंड बढ़ती ही चली जाती है। गांव में बच्चे बूढ़े सब बीमार पड़ने लगते हैं। एक दिन ठंड की वजह से रेखा की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रेखा, ये क्या? दोपहर में तो तुम कभी नहीं सोती थी, आज इतनी देर तक सो रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रेखा दर्द के मारे दबी आवाज में कहती है, मैं ठीक हूँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने खाना बना दिया है,
आप खाकर आराम कर लीजिए। तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत कमजोरी हो गई है। इतना बोलकर शिव रेखा के सर को छूता है। हे महादेव, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ठंड ने बाकी गांव वालों की तरह तुम्हें भी अपना शिकार बना लिया। हल्का सा बुखार ही तो है, बस जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये कोई मामूली बुखार नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें न तो 2 वक्त की रोटी नसीब की और ना ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े ला कर दिए। शिव परेशान होकर पूरी रात रेखा की पट्टी करता है, फिर भी बुखार कम नहीं होता। ठंड और बुखार का घमासान मेल रेखा की बुरी हालत का कारण बन जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं, रेखा की हालत नाजुक होने लगती है। शिव मजबूरन भीमा के दहलीज ले मदद मांगने जाता है। भीमा, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आखिर तेरी गरीबी ने तुझे मेरे कदमों में ला ही पटका। बोल, क्या मदद चाहिए? जब से ठंडी का मौसम शुरू हुआ है, मेरा काम बंद हो गया है। सोचा था लकड़ियां बेचकर गुजारा करूंगा, पर यह तरकीब भी ना चली। अब तुम ही मेरे घर में अंधेरा होने से बचा सकते हो। एक बार फिर से सोच ले, मैं किसी की भी मुफ्त में मदद नहीं करता हूँ। तू जो भी मदद मांगे मैं करूंगा, लेकिन इसकी तुझे भारी कीमत चुकानी होगी। बाद में पछताना मत। मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तुम भले ही मेरी जान ले लो, मेरी सांसें छीन लो, पर मेरी पत्नी की जिंदगी बचा लो। जान नहीं चाहिए, बस तू आज से मेरा गुलाम होगा। तू सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। मैं जो कहूंगा बिना कोई सवाल किए करना होगा। शिव थोड़ा सोचता है, मगर गरीब मरता क्या ना करता। उसने तुरंत जवाब दिया। मुझे स्वीकार है, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मुझे अपनी पत्नी के लिए दवाइयां और गर्म कपड़े लेकर जाने हैं। भीमा शिव को पैसे दे देता है। शिव आने वाली तकलीफों से अनजान होकर खुशी खुशी दवाइयां और ऊनी कपड़े लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। कुछ दिन में रेखा स्वस्थ हो जाती है। फिर शिव भीमा की गुलामी करना शुरू कर देता है। शिव, मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल के बीचों बीच कई सारे खास तरीके के पेड़ हैं। आज से तू उस पेड़ से लकड़ियां तोड़कर सीधा मेरे पास लाना। और हाँ, ये काम तू रात में करेगा। रात में क्यों? रात में तो जंगल बहुत खतरनाक हो जाता है। जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। तुझसे मैंने जितना कहा है उतना कर। तू मेरा गुलाम है और गुलामों को सवाल करने की आजादी नहीं होती। दिन में तू बाजार जाकर मेरे लिए लकड़ियां बेचना और रात में उस खास पद की लकड़ियां काट कर लाना। शिव को समझ नहीं आता आखिर भीमा उस खास पेड़ की लकड़ियों के पीछे क्यों पड़ा है। शिव चुपचाप भीमा की सारी बातें मानने लगता है। ठंड के कारण गांव के कई सारे गरीबों का काम बंद हो जाता है। भीमा धीरे धीरे सबकी मजबूरी का फायदा उठाता है और सबको अपना गुलाम बना लेता है। शिव और बाकी सारे गुलाम दिन रात बिना खाए पिए बस भीमा के लिए काम करते हैं, जिस कारण सबकी सेहत बिगड़ने लगती है। मुझसे अब ये बंधुआ मजदूरी नहीं सही जा रही है। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उस भीमा की बात मानी और उसका गुलाम बन गया। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। जब से उस भीमा ने हमें गुलाम बनाया है, हमारा तो जीना हराम हो गया है। मुझे तो ये तक याद नहीं कि आखिरी बार मैंने अपने परिवार को कब देखा था। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। ये जालिम भीमा तो उनसे मिलने तक की फुर्सत नहीं देता है। एक तो ठंड ने तबाही मचा रखी है, ऊपर से ये भीमा जुल्म पे जुल्म कर रहा है। मजदूर भूखे प्यासे काम कर कर के बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी उस निर्दय की आंखें नहीं खुल रही। दोनों की बातें सुनकर शिव भी भावुक हो जाता है और रोते हुए कहता है, पता नहीं मेरी पत्नी किसी होगी, किस हाल में होगी। उसे मैंने कहा था कि मैं शहर में काम करने जा रहा हूँ। बेचारी मेरी चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार करती होगी। अरे भैया, तुम दोनों ने कभी सोचा है
आखिर भीमा रात में ही इस पेड़ की लकड़ियां क्यों मंगवाता है? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पेड़ की लकड़ियां तो वो बाजार में भी नहीं बिकवाता है, फिर वो इसका करता क्या है? हमें पता लगाना चाहिए। ना बाबा ना, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला। वो भीमा बहुत खतरनाक है। मैं तो चला अपना काम करने, तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे बीच में मत लाना। इतना बोलकर वे सभी अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं। फिर सबके सोने के बाद शिव भीमा के घर के अंदर खिड़की से नजर रखता है। तभी अंदर वो भीमा और अपने पुराने मालिक को बात करते हुए देखता है। वाह धनीलाल, क्या तरकीब चलाई तुमने। मानना पड़ेगा, कमाल की बुद्धि पाई है तुमने। ठंड आते ही चालाकी से सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया, ताकि मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना सकूं। आखिर तुम मेरे परम मित्र जो हो, तुम्हारे लिए तो मुझे इतना करना ही था। वैसे ये चंदन की लकड़ियों की तस्करी वाला काम बहुत अच्छा चल रहा है। किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही कि हम चंदन की लकड़ियों की कालाबाजारी कर रहे हैं। शिव की आंखों के सामने सारा सच आता है। उसे समझ आता है कि वो जाने अनजाने अपराध कर रहा था, 2 गद्दारों की सहायता कर रहा था। ये मैं क्या जुर्म करने निकला था? इन दोनों मित्रों ने मिलकर गांव के भोले भाले गरीबों का फायदा उठाया है। इनको इनके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं जब ये गांव के सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। शिव फौरन अपने साथियों के पास जाकर शोर मचाने लगता है। भाइयों, जल्दी मेरी बात सुनो, मैं बहुत जरूरी खबर लाया हूं। क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तुम लोग जानना चाहते थे ना, ये किस चीज का पेड़ है और भीमा इसे रात में ही क्यों मंगवाता है? तुम्हें कुछ पता चला है क्या इस पेड़ के बारे में? हाँ, ये मामूली पेड़ नहीं, चंदन का पेड़ है। वो भीमा और धनीलाल मिलकर इस चंदन की लकड़ियों को शहर में दुगने दामों में बेचते हैं और इसकी जमाखोरी करते हैं। अब हम क्या करेंगे? कैसे उन दोनों का सच सामने लाएंगे? फिर शिव एक चिट्ठी में सारी बात लिखकर अपने साथी को देता है। अगर हमें इस मौत के कुएं से सही सलामत निकलना है, अपने परिवार के पास वापस जाना है, तो हमें जोखिम उठाना होगा। इस चिट्ठी में मैंने सारी बात लिख दी है। भाई, तुम इस चिट्ठी को मेरी पत्नी रेखा तक पहुंचा दो, वो हमें इस मुसीबत से बाहर जरूर निकालेगी। तुम खुद ही क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे पास तो मौका है बचकर निकलने का, तुम भाग जाओ। नहीं, मैं अपने साथियों को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग नहीं सकता। जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। भाई, तुम जल्दी इस दलदल से निकलो और इस चिट्ठी को रेखा तक पहुंचा दो। तब तक हम सब उस भीमा और धनीलाल को उलझाए रखेंगे। वो आदमी उस चिट्ठी को लेकर जंगल से भाग निकलता है। इतने में दिन होती है और वो चिट्ठी लेकर रेखा के पास पहुंचता है। भाभी, ये शिव भैया ने भेजा है, कृपया करके मेरे बाकी साथियों को बचा लीजिए। रेखा चिट्ठी पढ़ती है। उसे भीमा का काला सच पता चलता है। फिर वो उस आदमी के साथ मिलकर पूरे गांव में सबको सच बताती है और भीमा और धनीलाल को कोतवाल के हवाले करवाती है। तो इस तरह वो दोनों पकड़े जाते हैं और शिव भावुक होकर अपने प्यार अपनी रेखा से मिलता है। रुपेश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो, टीटू भी ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। इसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह बारिश और ये बर्फीली हवाएं हमारी जान ही ले लेंगी। तुम सही कह रही हो रूपाली, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हमारी झोपड़ी की छत भी टपक रही है। बर्फीला पानी सीधे हमारे बिस्तर पर गिर रहा है, जिससे कपकपी और भी ज्यादा ही होती जा रही है। रुपेश, कुछ तो करो। हमारा बेटा इस तरह कड़हाके की ठंड में कांप रहा है। मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। रुको रूपाली, मैं अभी कुछ करता हूँ। अगर आग ना जलाई
तो हम यह रात नहीं निकाल पाएंगे। शरीर पूरी तरह जम जाएगा। और मैं देखता हूँ कि कुछ दिनों में मालिक से कुछ पैसे उधार ले लूं, ताकि इस ठंड का हम कुछ जुगाड़ कर सके। रुपेश आग जला लेता है और आग की तपिश से उन्हें कुछ राहत मिलती है और वह सो जाते हैं। रुपेश सुबह होते ही कट-धाके की ठंड और कोहरे के बीच काम पर चला जाता है। क्यों ना मालिक से आज ही पैसों की बात करके देख लूं। घर पर खाने को कुछ भी नहीं है और इस ठंड में गर्म कपड़ों की भी सख्त जरूरत है। अगर कुछ पैसे मालिक उधार दे देंगे तो घर का खर्चा चल जाएगा। गोदाम पहुंचकर रुपेश मालिक से कहता है, मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। बच्चे ठंड में भूखे सो रहे हैं। अगर आज मदद नहीं मिली तो मालिक, सच कह रहा हूँ, घर पर चूल्हा तक नहीं जलेगा। अरे रुपेश, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था। अभी तक उसकी रकम नहीं चुकाई और फिर से उधार मांगने आ गया। ऐसा कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार मांग लेता है। मालिक, मैं जानता हूँ कि मुझ पर पहले से ही उधार है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे ठंड से अकड़ रहे हैं, भूखे हैं, बीवी रो रही है और घर में दाने दाने की तंगी है। ठीक है रुपेश, काम खत्म करने के बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन इस बार ध्यान रखना, इसे आखिरी बार समझ और अगली बार देने का वादा निभा। रुपेश जल्दी से काम खत्म करता है और सेठ जी से पैसे लेकर राशन लाने चला जाता है। कड़ाके की ठंड और रिमझिम बारिश के बीच रुपेश जैसे ही राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग आग तापते हुए बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आपने सुना कि इस बार बारिश के साथ ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक होगी? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा, बर्फीली हवाएं चलेंगी और कई इलाके पानी पानी हो जाएंगे। अरे भाई, पानी पानी क्या? मैंने तो यहां तक सुना है कि कच्चे घर और झोपड़ियां सब बह सकते हैं। नदी नाले उफान पर होंगे और इस शीतलहर में लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो भाई, इस बार की बारिश आम बारिश नहीं होगी, ये तबाही बनकर आएगी। खेत खलिहान जलमग्न हो जाएंगे, सड़कों पर बर्फीले पानी का समंदर होगा और कई जगह जनजीवन ठप पड़ जाएगा। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग तो अपने पक्के घरों में बच जाओगे, लेकिन हम जैसे गरीबों पर क्या गुजरेगी ये कोई नहीं समझ सकता। हमारी झोपड़ी तो पहले ही कमजोर है। अगर ये बारिश और ठंड तेज हो गई तो हमारा सिर छुपाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। अरे रुपेश भाई, माफ करना, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। पर सच कहो तो तुम्हारी बात सुनकर दिल बैठ गया। सच में जब यह बारिश और ठंड कहर बनकर टूटेगी, तब सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी। हाँ रुपेश भाई, अमीरों के पास तो मजबूत घर हैं, सुरक्षित जगह और गर्म हीटर हैं, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारा आशियाना, बस एक तेज बर्फीली हवा का झोंका और सब खत्म। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। तुम लोग तो अब भी चिंता कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए चिंता करना भी एक लग्जरी है भाई। हमें तो बस आज के खाने की फिक्र लगी रहती है। सही कह रहे हो रुपेश भाई, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसका भूखा पेट। चलो जो भी हो, तुम बताओ, तुम्हें क्या लेना है? बस मुझे थोड़ा आटा दे दो भाई। घर में बच्चे भूख और ठंड से बिलख रहे हैं। बारिश और ठंड की चिंता बाद में करेंगे, पहले उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लूं। रुपेश आटा लेकर अपने घर आ जाता है। बाहर बर्फीली हवाएं तेज हो गई हैं। रूपाली, तुमने सुना आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की बारिश बेहद तेज होगी और हड्डियां गला देने वाली हवाएं आंधी का रूप ले सकती हैं। हाँ रुपेश, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पिछली बार भी बारिश में छत टपकने लगी थी और इस बार तो ठंड की वजह से हालात और भी खराब हैं।
देखो रूपाली, हम परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी इस पर बाद में सोचेंगे। इस वक्त मेरा पेट खाली है, और जब पेट खाली हो तो दिमाग सही से काम नहीं करता। तो पहले खाना लगाओ, उसके बाद हम बैठकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। रूपाली, टीटू और रुपेश दोनों को खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर लेट जाते हैं। जैसे ही रात गहरी होने लगती है, आकाश में काले बादलों का साम्राज्य फैल जाता है। ठंडी बर्फीली हवाएं सिहरन पैदा करती हैं। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कती है और सीधे रुपेश के घर पर गिर जाती है। छत टूट जाती है और बर्फीला पानी अंदर टपकने लगता है। हे ऊपर वाले, ये तूने हम पर कौन सा कहर बरपा दिया। पहले ही हम गरीबी और ठंड की मुश्किलों से जूझ रहे थे, और अब यह नया तूफान। घर की दीवारें तो पहले ही कमजोर थी, अब छत भी टपकने लगी। हमारी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं रुपेश। ये वक्त रोने का नहीं है, कुछ करने का है। देखो, हमारा घर तो बचा ही नहीं, चारों ओर बर्फीला पानी भर चुका है। अगर बारिश और ठंड यूं ही जारी रही तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब इस ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। पापा, ये बारिश और ठंड कब रुकेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर पूरा गिर ना जाए। डरने का समय नहीं है टीटू, हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा। आज की रात जैसे भी हो काटनी ही पड़ेगी, लेकिन सुबह होते ही मैं इस हालात से लड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये बारिश और ठंड हमें हरा नहीं सकती। जैसे तैसे ठिठुरते हुए वे वह रात गुजार लेते हैं। सुबह कोहरा घना है और बारिश अब भी जारी है। रुपेश, अब और नहीं, हम इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। छत टपक रही है, दीवारें जम चुकी हैं। अगर यह बारिश यूं ही जारी रही तो यह घर किसी भी वक्त गिर सकता है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रूपाली। अब यहाँ एक पल भी रुकना हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन हमें जाने से पहले यह देखना होगा कि बाहर हालात कैसे हैं। मैं जरा बाहर तक जा रहा हूँ। इस बर्फीली बारिश और तूफान के बीच देखूंगा कि कोई मदद मिल सकती है क्या। रुपेश जैसे ही मंदिर के पास जाता है, वह देखता है कि वहाँ पर कोई बड़ा सेठ कंबल बांट रहा होता है। रुपेश भी कंबल लेने चला जाता है। सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल रात हुई तेज बारिश और ठंड ने मेरी झोपड़ी को बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची। ठंड से मेरी हड्डियां कांप रही हैं। बच्चे भूख और सर्दी से रो रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अरे भाई, मत दुखी हो। भगवान का दिया बहुत कुछ है, और यही धन अगर जरूरतमंदों के काम ना आए तो उसका क्या फायदा। हम यह कंबल बांटने के लिए ही लाए हैं, ताकि इस कड़ाके की ठंड और बारिश में कोई गरीब परेशान ना हो। तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लो, 2 नहीं बल्कि 3 कंबल ले जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे भी ठंड से बच सकें। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताना। रुपेश कंबल लेकर अपने घर आ जाता है। रूपाली, मैं कंबल तो लेकर आ गया हूँ, लेकिन हम इस खंडहर जैसे घर में रहेंगे कैसे। देखो, इसकी दीवारें तक आधी गिर चुकी हैं। बर्फीली हवाएं सीधे अंदर आ रही हैं। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना चाहिए। रुपेश, डरने की कोई बात नहीं। ये घर टूटा जरूर है, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। हमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं और हर बार हम डट कर खड़े हुए हैं। इस बार भी हार नहीं मानेंगे। लेकिन रूपाली, हमारे पास ना लकड़ियां हैं, ना कोई सामान और ना ही कोई मदद। ये जगह हमें इस जानलेवा सर्दी से नहीं बचा पाएगी। देखो, ये कंबल जो तुम लेकर आए हो, इसे हम छत पर डाल देंगे, ताकि बारिश और सीधी हवा अंदर ना आ सके। मैं अंदर से कुछ टूटी हुई लकड़ियां और ईंट इकट्ठा कर लूंगी। मिलकर थोड़ा थोड़ा ठीक करेंगे। तभी वहाँ रुपेश का मालिक आ जाता है। सुन बे रुपेश, तुझे याद है ना, कुछ दिन पहले तू मुझसे पैसे उधार लेकर गया था।
तुझे कहा था कि समय पर लौटा देना, लेकिन आज तक तूने एक पैसा भी वापस नहीं किया। मैं कोई दान पुण्य का धंधा नहीं करता। सेठ जी, मेरी मजबूरी तो देखिए। मेरा घर उजड़ गया, छत गिर चुकी है और इस बारिश और ठंड में मेरे बच्चों को छिपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। मैं कहां से पैसे लाऊं? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैं वादा करता हूं, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं आपका उधार चुका दूंगा। हाँ, वक्त दे दूं। और तू क्या समझता है मैं तेरा कोई रिश्तेदार हूं जो तुझे यूं ही वक्त पर वक्त देता रहूं? मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा रुपेश। अब तू काम पर भी नहीं आ रहा तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? इसीलिए मैंने फैसला किया है, आज से तेरे घर की यह जमीन मेरी हुई। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मेरा घर छीन लिया तो मैं और मेरे बच्चे इस कड़ाके की ठंड में कहां जाएंगे? ये बारिश और ठंड हमें मार डालेगी। सेठ जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। यह सब मैं नहीं जानता रुपेश। जब तुझे उधार दिया था तब मैंने तुझसे यह सब बहाने सुनने का वादा नहीं किया था। अगर तुझे अपना घर बचाना है तो कल तक मेरा उधार चुका, वरना अब यह घर मेरा हुआ। इतना बोलकर मालिक वहां से चला जाता है। अब हम सेठ जी के पैसे कहां से देंगे रूपाली? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर हमने कल तक पैसे नहीं चुकाए तो सेठ जी हमारा घर भी छीन लेंगे। हम बच्चों को लेकर इस ठंडी रात में कहां जाएंगे? रुपेश, परेशान मत हो। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। देखो मेरे ये सोने के कड़े, इन्हें बेच दो। कम से कम सेठ जी का कर्जा तो उतर जाएगा और जो थोड़ा बहुत बचेगा उससे हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे और कुछ कोयला ले लेंगे। नहीं रूपाली, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कड़े तुम्हारे पिता ने तुम्हें शादी में दिए थे, उनकी आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें इन्हें बेचने नहीं दूंगा। नहीं रुपेश, कोई लेकिन नहीं। ये कड़े किसी शौक के लिए नहीं बल्कि हमारी जरूरत के लिए जा रहे हैं। और सुनो, जब समय बदलेगा हम फिर से इन्हें वापस ले आएंगे। लो, इसे ले जाओ और सेठ जी के पैसे चुका दो। रुपेश रूपाली के कड़े लेकर सुनार के पास जाता है। बाहर ओले पड़ीडीएच रहे हैं और ठंड बढ़ गई है। अरे रुपेश भाई, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या काम है? भाई, ये खड़े बेचने आया हूँ। देखिए कितने के बिक सकते हैं, बहुत जरूरी है। अरे रुपेश, ये तो बहुत पुराने जमाने का सोना है, अच्छा माल है। लेकिन तुम तो जानते हो बाजार में भाव गिर रहे हैं और इस खराब मौसम में कोई खरीदारी नहीं कर रहा। मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये ही दे पाऊंगा। भाई, यह तो शुद्ध सोना है, मेरी पत्नी के मायके से मिला था। कम से कम इसका सही दाम तो लगाइए, हमें इस ठंड में घर बचाना है। देखो रुपेश, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। बाजार की हालत तुमसे छुपी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें और कहीं ज्यादा मिल रहा हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम जल्दी में हो। अब बताओ, सौदा पक्का करें? ठीक है भाई, आप ही ये कड़े ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। रुपेश सुनार से पैसे लेकर सेठ जी को देने चला जाता है। वह पैसे दे देता है और ठिठुरते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वहां मालिक अपने नौकर से बात कर रहा होता है। सेठ जी, वह रुपेश तो आपका पूरा उद्धार चुका गया। अब आप उसकी जमीन कैसे हथाएंगे? अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा। अरे श्यामू, यही तो असली खेल है। सीधे तरीके से कोई जमीन थोड़ी छोड़ता है। मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि रुपेश खुद ही इस ठंड और बारिश में गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे सेठ जी, कुछ बताइए। अभी जैसे ही बारिश और ठंड बढ़ेगी, पूरे गांव में यह अफवाह फैला देनी है कि रुपेश श्रापित है। जब तक वह गांव में रहेगा तब तक यह बर्फीली बारिश और तबाही थमेगी नहीं। बारिश की हर बूंद गांव को डुबाने आएगी और इसका जिम्मेदार बस रुपेश होगा। सेठ जी, आप तो बड़े ही चतुर निकले। यह अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैलेगी। लोग खुद ही उसे इस तूफान में गांव से बाहर निकाल देंगे। बस यही तो मेरा असली दिमाग है। रुपेश गांव छोड़कर जाएगा और उसकी जमीन हमारी हो जाएगी।
रुपेश घर पहुंचता है। रूपाली, मैं सेठ जी के सारे पैसे चुका आया हूँ। अब हमारा उन पर कोई कर्ज नहीं रहा। और हाँ, जो थोड़े पैसे बचे हैं उससे मैं सोचा हूँ कि ठंड से बचने के लिए कोयला और खाने पीने का इंतजाम कर लूं। सच कह रहे हो रुपेश, अब हमारे सिर पर कोई बोझ नहीं रहा। हाँ रूपाली, अब कोई हमें कर्जदार कहकर नीचा नहीं दिखा सकता। लेकिन अभी हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। बारिश और शीतलहर का मौसम है, कब मूसलाधार बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम ठीक कह रहे हो रुपेश, लेकिन बाहर के हालात देखो। हवा बहुत बर्फीली हो रही है, बिजली चमक रही है। ऐसे में बाहर जाना ठीक रहेगा क्या? देखते ही देखते बर्फीली बारिश और ओले पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। घरों की छतें टपकने लगती हैं। ठंड से लोगों का बुरा हाल है। अरे भाई, ऐसी बारिश और कड़ाके की ठंड तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। चारों तरफ पानी ही पानी है और हाथ पैर जम रहे हैं। हाँ भाई, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये बारिश तो जैसे मौत का पैगाम लेकर आई है। पर तुम लोग जानते हो ये बारिश किसी आम वजह से नहीं हो रही है। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ। अरे ये सब रुपेश की वजह से हो रही है। रुपेश? वह तो बेचारा सीधा साधा लड़का है। भला उसकी वजह से इतनी ठंड और बारिश कैसे हो सकती है? तुम लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैंने सुना है कि रुपेश श्रापित है। जब तक वह इस गांव में रहेगा तब तक ये कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं लेगा। ये तुम कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो? अंधविश्वास नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ। बुजुर्गों ने कहा था कि अगर रुपेश गांव में रहेगा तो ये जल प्रलय और ठंड पूरा गांव तबाह कर देगी। और देख लो, यही हो रहा है। डरे हुए गांव वाले रुपेश के घर पर जाते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। रुपेश, अब यह गांव तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। हम सबको पता चल चुका है कि यह अनवरत बारिश और जानलेवा ठंड तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम श्रापित हो। नहीं काका, ऐसा मत कहिए। मैं कोई श्रापित नहीं हूँ। ये बारिश और ठंड तो ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें मेरा क्या दोष? झूठ मत बोल रुपेश। जब से तू इस गांव में आया है तब से यह आफत थम नहीं रही। खेत डूब चुके हैं, जानवर ठंड से मर रहे हैं। हाँ, रुपेश को गांव से निकालो, ये श्रापित है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे इस बर्फीली बारिश में गांव से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगा? मेरा छोटा सा बच्चा ठंड में मर जाएगा। क्या आपकी इंसानियत मर चुकी है? रुपेश, हमें अपने गांव की भलाई के लिए यह कदम उठाना ही होगा। तू चला जा यहां से। काका, इतने सालों तक मैंने इस गांव के लिए मेहनत की और आज जब मुसीबत आई तो तुम लोग मुझे इस मौत के मुंह में धकेल रहे हो। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। या तो तू खुद चला जा या फिर हमें मजबूरन धक्का देकर निकालना पड़ेगा। रुपेश अपनी पत्नी रूपाली और बेटे टीटू को लेकर कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश के बीच जंगल की ओर निकल जाता है। रुपेश, हमें गांव वालों ने निकाल दिया। हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। अब हम इस बर्फीली रात में इस घने जंगल में कहां जाएंगे? हाँ रूपाली, ये सच है कि अब हमारे पास कोई घर नहीं रहा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन हम रहेंगे कहाँ? बारिश भी नहीं रुक रही और ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। जंगली जानवरों का भी खतरा है। रूपाली, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो हम पेड़ पर मचान बनाया करते थे? क्यों ना हम एक ऊंचे पेड़ पर अपना घर बना लें? पेड़ पर घर? क्या इस तूफान और ठंड में यह मुमकिन होगा रुपेश? बिल्कुल। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला, हम जमीन पर बहते बर्फीले पानी और जानवरों से सुरक्षित रहेंगे, और दूसरा, ऊंचाई पर ठंड का असर जमीन से कम महसूस होगा। रुपेश लकड़ियां जमा करता है और अपनी मेहनत से पेड़ पर एक मजबूत घर बना लेता है। रुपेश, यकीन नहीं होता। ये घर तो हमारे पहले घर से भी ज्यादा गर्म और मजबूत लग रहा है। हमारी मेहनत रंग लाई।
सच कह रही हो रूपाली। जब हमें निकाला गया था तब लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन देखो हमने खुद एक नया रास्ता बना लिया। ये हमारी हिम्मत की पहचान है। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है रुपेश। अच्छा, अब मैं थोड़ा जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां और कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, ताकि हम आग जलाकर खुद को गर्म रख सकें। वहीं गांव में मूसलधार बारिश और शीतलहर लगातार जारी थी। पूरा गांव पानी में समा चुका था। घरों में पानी घुस गया था और लोग ठंड से कांप रहे थे। अरे, यह गांव तो पूरा पानी में समा चुका है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना हम ठंड और पानी से मर जाएंगे। हाँ भाई, पानी हर पल बढ़ रहा है। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, हमें माफ कर दो और हमें बचाने का कोई उपाय बताओ। अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द जंगल की ओर ऊंचाई पर भागना होगा। सभी गांव वाले जंगल की ओर निकलते हैं। वहां जाते ही उन्हें पेड़ पर बना रुपेश का घर दिखता है। वे हैरान रह जाते हैं। तभी रुपेश सामने आता है। अरे सेठ जी, गांव वालों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपके पास तो पक्के मकान थे, गर्म हवेलियां थीं, फिर आप इस जंगल की ठंड में क्या करने आए हो? जब मेरा घर उजाड़ा था तब आपको मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ था। रुपेश भाई, हमें माफ कर दो। हमें अपने घर में जगह दे दो। हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। गांव डूब गया है और हम ठंड से मर रहे हैं। हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा। हाँ रुपेश भाई, हम पर रहम करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें इस जानलेवा मौसम में बेघर कर दिया। लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, याद है मुझे सेठ जी। आपने निकालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा इस ठंड में कैसे रहेगा। आपके दिल में दया नहीं थी। आपने मुझे बदनाम किया और आज जब कुदरत ने आप पर कहर बरसाया तो आप मेरे पास आ गए। रुपेश भाई, हमें क्षमा कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे छोटे छोटे बच्चे ठंड से नीले पड़ रहे हैं। हमें बचा लो। ठीक है सेठ जी, मैं अपने दिल में इतनी नफरत नहीं रख सकता। ऊपर वाले ने मुझे सिखाया है कि बदले से बड़ा धर्म मानवता है। आप लोग अंदर आ सकते हैं। मैं आपको भी ऐसे ही घर बना कर दूंगा जैसे मैंने अपने लिए बनाया है, ताकि सब इस ठंड और बारिश से बच सकें। तो इस तरह रुपेश ने अपनी इंसानियत दिखाई और सभी गांव वालों की जान बचाई और उन्हें ठंड और बारिश से सुरक्षित घर दिए। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था रामपुर। हरियाली से घिरा, मिट्टी की महक से भरा और लोगों के दिलों में अपनापन बसा हुआ। गांव के चारों ओर सरसों के खेत फैले थे और बीच से एक छोटी नदी बहती थी जिसका पानी कांच जैसा साफ था। इसी गांव के एक कोने में दो भाई रहते थे, रघुवीर और सुखवीर। रघुवीर उम्र में बड़ा था, लगभग 35 वर्ष का, सादा पहनावा, शांत स्वभाव और जिम्मेदार इंसान। वहीं छोटा भाई सुखवीर 25 का, थोड़ा मस्त मौला, बातों में हंसमुख और हमेशा कुछ नया सोचने वाला। दोनों के पास न खेत थे न जमीन, सिर्फ एक पुराना घर और मेहनत करने वाले हाथ। उस दिन आसोस का महीना था। सुबह की हवा ठंडी होने लगी थी। गांव के चौपाल पर लोग अपने सिर पर गमछा बांधकर बैठे हुए थे। अरे इस बार तो लग रहा है ठंड जोरों की पड़ेगी। पिछले साल तो आधे लोग तो बीमार ही पड़ गए थे। काका, इस बार तो हमारे पास पुराने कपड़े भी नहीं हैं। भाई आप चिंता मत करो, जंगल से लकड़ियां काट लेंगे और बाजार में बेच देंगे। थोड़े पैसे आ गए तो उन पैसों से एक गर्म कंबल ले आएंगे। हाँ रे, चलो कल सुबह ही चल पड़ते हैं जंगल। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों भाई चल पड़े। हाथ में कुल्हाड़ी और पेट में बस एक रोटी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही थी। भाई देखो ना, ये जंगल कितना सुहाना लगता है ना। हाँ रे, पर सुंदरता से पेट नहीं भरता। चल जल्दी काम शुरू कर। सूरज चढ़ने से पहले जितनी लकड़ी काट लें उतना अच्छा। अरे भाई, आप तो हर वक्त काम की बात ही करते रहते हो।
काम ही तो जीवन है सुखवीर। बिना काम के भूख लगती है और भूख इज्जत छीन लेती है। दोनों ने दिन भर पसीना बहाया। लकड़ियों के गट्ठर बनाए और शाम ढलने से पहले गांव के बाजार में बेचने पहुंचे। वहां लकड़ी का भाव बहुत कम था। सारी लकड़ी बेचने के बाद उन्हें केवल 50 रुपये मिले। बस भाई, इतने पैसों में तो एक टाइम की चाय भी मुश्किल से ही मिलेगी। पैसे कम है पर मेहनत की कमाई है। कल फिर चलेंगे, धीरे धीरे कुछ बच जाएगा। शाम का समय था। गांव के घरों से धुएं की पतली पतली लकीरें ऊपर उठ रही थीं। हर घर में चूल्हा जल चुका था। रघुवीर और सुखवीर थके हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पड़ोसन लीलावती बुआ खड़ी थीं। लीलावती बुआ लगभग 75 साल की थीं। गांव की सबकी माँ जैसी। अरे बेटा, दिन भर जंगल में रहे, कपड़े तो देखो कैसे गीले हो रखे हैं। हाँ बुआ, लकड़ी तो काट ली पर ठंड से हड्डियां जम गई। बुआ ने घर से एक पुराना कंबल ला कर दिया। लो बेटा, यह रख लो, कल से हवा और तेज चलेगी, थोड़ा कंबल ओढ़ लेना रात में। बुआ, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? हम गरीबों को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। बेटा, गरीब तो वो होता है जिसके पास दिल ना हो। तुम दोनों के पास तो मेहनत है, ईमान है। भगवान एक दिन जरूर साथ देगा। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। छप्पर की टीन सांस की आवाज में कांप रही थी। रघुवीर ने कंबल ओढ़ लिया, पर सुखवीर के पैर फिर भी बाहर निकले हुए थे। भाई, मुझे तो लगता है कि इस बार की ठंड तो जान ही ले लेगी। हिम्मत रखो सुखवीर, कुछ दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे, फिर बाजार से पुराना रजाई ले आएंगे। भाई, कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों ना हम शहर चले जाएं। वहां करने को काम भी मिलेगा और पहनने के लिए कपड़े भी। शहर में रोटी मिलेगी पर सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ की मिट्टी, ये हवा सब अपने हैं। सुखवीर ने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। तारों से भरा हुआ नीला आसमान। भाई, अगर हमारे पास भी खेत होता तो हम गेहूं बोते, सरसों लगाते और फिर ठंड में गर्म गर्म रोटियां खाते। होगा रे, एक दिन होगा। भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई, पर ठंडी हवा बार बार दरारों से भीतर घुस आती। रघुवीर ने नींद में भी महसूस किया कि सुखवीर कांप रहा है। उसने अपना कंबल आधा सुखवीर पर डाल दिया। भाई, तुम भी कंबल ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। सुजारे, मेरा मन गर्म है। सुबह जब सूरज उगा, दोनों बाहर आंगन में बैठे थे। रघुवीर आग सुलगा रहा था और सुखवीर हाथ तापते हुए बोला, भाई, अब तो सच में कपड़े लेना जरूरी हो गया है। हाँ, पर पैसे अभी पूरे नहीं हुए। भाई, मैं सोचता हूँ ना, अगर हम खुद लकड़ी बेचने की जगह कोयला बनाकर बेचे तो हमें इनके ज्यादा दाम मिलेंगे। कोयला, ये तो बढ़िया विचार है। बस थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी, पर ठंड भी तो अब बढ़ने वाली है। लोगों को कोयले की बहुत जरूरत पड़ेगी। दोनों भाइयों की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। रामपुर में अब ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह सुबह ओस की बूंदें पत्तों से टपकती और धरती पर धुंध की सफेद चादर बिछ जाती। लोग अपने सिर पर ऊनी टोपी और कांधे पर कंबल डाले खेतों की तरफ निकलते। गांव के हर घर में चूल्हे की गर्मी और गुड़ की महक फैलने लगी थी। लेकिन रघुवीर और सुखवीर के घर में अब भी ठंड की चुभन थी। पुराना कंबल अब फटने लगा था
और मिट्टी की दीवारें ठंडी सांसें छोड़ रही थीं। एक सुबह सुखवीर कांपते हुए उठा। सूरज की पहली किरण भी कोहरे में खो गई थी। उसने हाथ मसलते हुए कहा, भाई आज तो लगता है हाथ सुन्न हो जाएंगे, कहीं हमारी कुल्फी ना जम जाए। हाँ, हवा में नमी ज्यादा है। चलो थोड़ा चाय बना लेते हैं, तब तक तन गर्म होगा। भाई अगर दूध और चाय पत्ती होती तो जरूर चाय बना लेते। अरे रे, भूल गया कि हमारे घर में तो सिर्फ उम्मीद ही बची है। दोनों हंसते हैं, लेकिन हंसी के पीछे छुपी चिंता साफ दिखती है। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा और नमक बचा था। दोपहर होते होते उन्होंने बोरा उठाया और फिर से जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी हवा में उनके पैर सुन्न पड़ रहे थे, पर पेट की भूख और जिम्मेदारी उन्हें आगे धकेल रही थी। जंगल में हर ओर धुंध छाई थी। पेड़ मानो सफेद कपड़े ओढ़े खड़े हों। भाई लगता है आज ज्यादा लकड़ी नहीं कट पाएगी, हाथ ही जम रहे हैं। जब तक सांस चल रही है कुल्हाड़ी भी चलेगी, रुकना नहीं है। दोनों ने दिन भर लकड़ी काटी, फिर शाम को उसे बेचने बाजार पहुंचे। इस बार भाव थोड़ा बेहतर था, 120 रुपए मिले। वाह भाई, आज तो खाने के लिए दाल और थोड़ा तेल भी आ जाएगा। हाँ, आज तो भगवान ने सुन ली हमारी। जब वे लौटे तो लीलावती बुआ दरवाजे पर बैठी थीं। उन्होंने देखा कि दोनों के हाथ फटे हुए हैं। ठंडी से चेहरा लाल पड़ गया है। बेटा, इतनी ठंड में क्यों जाते हो जंगल? बीमार पड़ जाओगे तो कौन देखेगा? बुआ, पेट की आग ठंडी नहीं होती, उसे बुझाने के लिए ही ठंड से लड़ना पड़ता है। लो बेटा, ये खा लो, भूख लगने पर मेहनत नहीं होती। बुआ, आप तो सच में हम सबकी माई जैसी हैं। तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना बेटा, यही सबसे बड़ी दौलत होती है। रात को जब दोनों भाई आंगन में बैठे थे, सुखवीर ने धीरे से कहा, भाई मैंने सोचा है कि हम लकड़ी को जलाकर कोयला बना लें। कोयला? लेकिन वो कैसे बेचेंगे? लोगों को अब अंगीठी के लिए कोयला चाहिए। अगर हम लकड़ी को जलाकर ढक दें तो वो कोयला बन जाएगा। मुझे बचपन में बाबूजी ने तरीका बताया था। अगर यह काम चल पड़ा तो सर्दी में भी भूखे नहीं रहेंगे। तो तय रहा कल से कोयले का धंधा शुरू। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह लकड़ी लेकर जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ी रखी और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। धीरे धीरे लकड़ी जलने लगी। सुखवीर, ध्यान रखना कि धुआं ज्यादा ना निकले, वरना सारा कोयला राख हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तीन दिन बाद जब उन्होंने गड्ढा खोला तो भीतर काले चमकदार कोयले की परत थी। देखो भाई, हमारा कोयला तैयार है। वाह रे सुखवीर, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज निकला। दोनों ने कोयला बोरे में भरा और बाजार पहुंच गए। इस बार उन्हें 200 रुपए मिले। भाई अब तो इन पैसों से मोटा कंबल और दाल दोनों आ जाएंगे और कल से 2 गड्ढे बनाएंगे। रात को दोनों ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। रोटी, दाल और थोड़ा गुड़। घर में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की गूंज थी। भाई देखा, मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती। हाँ रे, अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ करे तो भगवान रास्ता दिखाई देता है। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उनके छोटे से घर के भीतर पहली बार रोशनी सी लग रही थी। लेकिन किस्मत कब चैन लेने देती है। एक रात अचानक तेज आंधी चली।
छप्पर का एक हिस्सा उड़ गया। ठंडी हवा भीतर घुस आई। भाई देखो, घर की छत उड़ गई। ओह, ये तो बुरा हुआ। दोनों ने किसी तरह पुराने बोरे और लकड़ी के तख्ते से छेद ढका, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि ठंड सीधा शरीर में उतर गई। भाई लगता है अब हमें बुखार चढ़ जाएगा। नहीं रे, तू मजबूत है, सुबह तक संभल जाएगा। पर अगली सुबह सुखवीर सच में बुखार में तप रहा था। अरे सुखवीर, आंख खोल, कुछ खा ले। भाई मुझे ठंड लग रही है। रघुवीर की आंखें भर आईं। वो भागा, लीलावती बुआ के घर गया। बुआ, सुखवीर को तेज बुखार है, कुछ दवा है आपके पास? लीलावती बुआ ने जल्दी से तुलसी, अदरक और शहद का काढ़ा बनाया। ले बेटा, इसे पिला दे और चूल्हे के पास बिठाकर रख। रघुवीर वापस आया और सुखवीर को काढ़ा पिलाया। धीरे धीरे उसका बुखार कम होने लगा। भाई तुम पूरे दिन मेरे पास बैठे रहे, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। भाई से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। कुछ दिन बाद सुखवीर ठीक हो गया। दोनों ने फिर जंगल जाना शुरू किया। इस बार ठंड और बढ़ गई थी, पर अब उनके भीतर डर नहीं था। भाई अब ये ठंड हमें नहीं रोक सकती। सही कहा, ठंड बाहर है पर हमारे दिल में गर्मी है मेहनत की। रघुवीर और सुखवीर के लिए यह ठंड किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उनके पास ना खाने को कुछ था, ना जलाने को लकड़ी। जो थोड़ा बहुत कोयला उन्होंने बचाकर रखा था, वह भी अब खत्म होने लगा था। रघुवीर ने मिट्टी का चूल्हा देखा, उसमें सिर्फ राख बची थी। भाई अब क्या करेंगे? लकड़ी के लिए जंगल जाए तो ठंड में पैर जम जाते हैं, और घर में रहे तो भूख से जान चली जाएगी। हिम्मत रखो सुखवीर, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। भाई अब तो उम्मीद भी ठंडी लगने लगी है। नहीं रे, देखना सूरज फिर निकलेगा। ठंड चाहे जितनी बड़ी हो, पर इंसान के दिल की आग उससे बड़ी होती है। बाहर गलियों में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर चुके थे। किसी के चूल्हे से धुआं नहीं उठता था। सिर्फ लीलावती बुआ का घर था, जहां कभी कभी धुएं की पतली लकीर दिखाई देती। बुआ उम्रदराज थी पर हिम्मती। उन्होंने अपने घर में पुरानी लकड़ियों को जोड़कर चूल्हा जलाया हुआ था। जब उन्होंने देखा कि रघुवीर और सुखवीर के घर से धुआं नहीं उठ रहा, तो उन्होंने अपनी पोती को भेजा। जाओ बेटा, देखो रघुवीर और सुखवीर ठीक है कि नहीं। पोती भागती हुई पहुंची और वापस आकर बोली, दादी, उनके घर में तो अंधेरा है और दरवाजा भी भीतर से बंद है। उन्होंने अपने सिर पर शॉल ली और धीरे धीरे वहां पहुंची। बुआ ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों भाई कांप रहे थे और आग बुझ चुकी थी। अरे भगवान, ये क्या हाल बना लिया तुमने। लो बेटा, इससे थोड़ी देर गर्मी मिलेगी। बुआ, अब तो पेट की आग भी ठंडी हो गई है। बुआ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों के सामने कुछ रोटियां ही रखी। खाओ बेटा, मैंने गुड़ भी रखा है। कल तक सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना। रात का समय था। हवा इतनी ठंडी थी कि दीवारों से भी बर्फीली नमी टपक रही थी। आसमान में बादल थे। घर के अंदर छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ बार बार हिल रही थी, मानो ठंड से वो भी कांप रही हो। भाई अगर कल भी धूप नहीं निकली तो शायद हम। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया।
कुछ नहीं होगा रे। देख ये लौ जल रही है ना, जब तक ये जलेगी हम भी जलते रहेंगे उम्मीद में। भाई तुम हमेशा कैसे इतना भरोसा रखते हो? क्योंकि अगर भरोसा चला गया तो जिंदगी ठंड से पहले ही मर जाएगी। रघुवीर बोरा और कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में उतर रही थी। रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। हर कदम पर पैर जमीन से चिपक रहे थे। वो जंगल पहुंचा, कुछ लकड़ियां काटी, पर अचानक तेज हवा चली और बर्फ की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगीं। उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे भगवान बस इतना दे दे कि आज चूल्हा जल जाए। उसने लकड़ियां उठाई और लौटने लगा, पर रास्ते में हवा इतनी तेज थी कि उसका शरीर डगमगाने लगा। उसके होंठ नीले पड़ गए, हाथ सुन्न। वो बर्फ से ढकी जमीन पर गिर पड़ा। सुखवीर मैं आ रहा हूं रे भाई। बस इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। शाम होने लगी थी। सुखवीर घर में बैठा इंतजार कर रहा था। बार बार दरवाजे की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर लेता। भाई कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई। बाहर हवा चल रही थी। मोमबत्ती की लौ बुझते बुझते फिर जल उठती थी। रात हुई लेकिन रघुवीर नहीं लौटा। सुखवीर कांपते हुए उठा। मैं अब और हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। जरूर भाई को कुछ हुआ है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हवा ने उसे झकझोर दिया, पर वो डगमगाते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। धुंध में उसे कुछ दिखा। जमीन पर लकड़ियों का गट्ठर और उसके पास कोई पड़ा था। भाई रघुवीर। उसने भाई का सिर अपनी गोद में लिया। रघुवीर का चेहरा शांत था। होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो नींद में चला गया हो। सुखवीर की आंखों से आंसू बह निकले। भाई तुमने कहा था ना कि सूरज फिर निकलेगा। देखो तुम्हारे बिना ये ठंड कितनी बेरहम लग रही है। वो देर तक वहीं बैठा रहा। हवा चलती रही और धीरे धीरे आसमान में बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरण झांकने लगी। सुखवीर ने आसमान की ओर देखा। उसने आंसू पोंछे। भाई तुम्हारा कहा सच निकला, सूरज फिर से निकला है। वो बोरा उठाकर घर लौटा। लकड़ियां उसने चूल्हे में रखी, आग जलाई, लपटें उठी और कमरे में पहली बार गर्मी फैली। ये आग अब तेरे नाम की है भैया। रघुवीर अब इस दुनिया से जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। बाहर सूरज पूरा निकल चुका था। ठंडी हवा अब कुछ नरम थी और रामपुर की मिट्टी में रघुवीर की मेहनत और प्यार की खुशबू बस गई थी। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब लकड़हारे शिव की, जो अपनी पत्नी रेखा के साथ बड़ी मुश्किलों से